नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम एक नए सब्जेक्ट का प्रारंभ करने जा रहे हैं, एप्टीट्यूड, योग्यता या मैथमेटिक्स, गणित। ध्यान दीजिएगा, आज हम एक नए सब्जेक्ट का प्रारंभ करने जा रहे हैं, एप्टीट्यूड, जिसे हिंदी में कहा जाता है योग्यता। इसी का ही दूसरा नाम है मैथमेटिक्स, अर्थात गणित। एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स में आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, परसेंटेज। पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, परसेंटेज, प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत का सिंपल मीनिंग होता है, प्रतिशत का सिंपल मीनिंग होता है 1/100। प्रतिशत का सिंपल मीनिंग होता है 1/100। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत का सिंपल मीनिंग है 1/100। जब हम किसी एंटिटी का कंपैरिजन 100 के रेफरेंस में करते हैं तो इसे प्रतिशत कहा जाता है। जब किसी एंटिटी या वस्तु विशेष का कंपैरिजन या तुलना यदि हम 100 के रेफरेंस में करते हैं तो इसे प्रतिशत कहा जाता है। कोई भी एंटिटी अपने आप में 100% होती है। मान लीजिए राम का सैलरी है, राम का वेतन है 10,000 रुपए, अर्थात राम का वेतन स्वयं के कंपैरिजन में 100% है। यदि मान लीजिए श्याम का वेतन है 20,000 रुपए, तो श्याम का वेतन अपने आप में स्वयं के कंपैरिजन में 100% होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम लिखते हैं 100%, तो 100% का मतलब है 100 का मतलब 100, लेकिन प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, अर्थात इसका मतलब होता है 1। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी एंटिटी अपने आप में 100% होती है। कोई भी एंटिटी अपने आप में 100% होती है। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए का वेतन है 20,000 रुपए। मान लीजिए ए का वेतन है 20,000 रुपए, वही बी का वेतन है 25,000 रुपए। ए का वेतन है 20,000 रुपए, बी का वेतन है 25,000 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कहता हूं कि ए का वेतन स्वयं के कंपैरिजन में कितना प्रतिशत है, तो मैंने कहा कि कोई भी एंटिटी अपने आप में 100% होता है, अर्थात यहां पर ए का वेतन अपने आप में 100% है। बी का वेतन अपने आप में कितना प्रतिशत है, तो कोई भी एंटिटी अपने आप में 100% होती है, अर्थात बी का वेतन अपने आप में 100% है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझते हैं कुछ केसेस। केस 1, केस 1 के अंतर्गत देखिए, यहां पर मैं कह रहा हूं एक का वेतन स्वयं का, ए का वेतन स्वयं का कितना प्रतिशत है, ए का वेतन स्वयं का कितना प्रतिशत है। यहां मैंने प्रश्न किया है कि ए का वेतन स्वयं का कितना प्रतिशत है, अर्थात मैं यहां पर ए का वेतन निकालना चाहता हूं ए के ही कंपैरिजन में। ध्यान दीजिए, जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे लिखते हैं बटा के नीचे, और जिसके लिए कंपैरिजन करते हैं उसको लिखते हैं बटा के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर मैं ए का कंपैरिजन कर रहा हूं ए से, ए का कंपैरिजन में कर रहा हूं ए से। चूंकि हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से। ध्यान दीजिए, ए से ए खत्म। अगर मैं यहां पर ए की वैल्यू 20,000 रखता हूं तो 20,000 बटा 20,000 एक आ जाएगा, और यह आ जाएगा 100%। कभी भी इसका मतलब यह है कि किसी भी एंटिटी, कोई भी एंटिटी अपने आप में 100% होती है, क्योंकि यहां पर मैंने ए के वेतन का कंपैरिजन ए के ही वेतन से किया। मान लीजिए केस नंबर 2, ए का वेतन बी के वेतन का कितना है।
ए का वेतन बी के वेतन का कितना है। मान लीजिए मैं प्रश्न कर रहा हूं ए का वेतन बी के वेतन का कितना है। ए का वेतन हमें निकालना है, ए का वेतन किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसे लिखते हैं बटे के नीचे, और जिसके लिए कंपैरिजन किया जाता है उसे लिखते हैं बटे के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं पूछना चाह रहा हूं कि ए का वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत है, अर्थात मुझे चाहिए ए का वेतन किसके रेफरेंस में, बी के रेफरेंस में। तो जिसके रेफरेंस में भी हम डेटा को निकालते हैं उसे लिखते हैं बटे के नीचे, अर्थात ए बटा बी। ए का वेतन बी के वेतन का कितना है, तो सिंपल ए बटा बी। ए की वैल्यू है 20,000 रुपए, बी की वैल्यू है 25,000 रुपए। यहां पर यह डेटा आ जाएगा 5 चौक 20, 55 25, अर्थात यह आ गया 4/5, अर्थात ए का वेतन बी के वेतन का 4/5 गुना है, 4/5 गुना है। मान लीजिए इसी प्रश्न को पूछा जाता है इस प्रकार से, ए का वेतन बी के वेतन का, बी के वेतन का कितना प्रतिशत है, ए का वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत है। अब यहां पर प्रश्न किया जा रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिएगा, मुझे निकालना है ए का वेतन, तो इसको लिखिए बटे के ऊपर, किसके रेफरेंस में, बी के रेफरेंस में। तो जिसके रेफरेंस में निकालना है उसे लिखिए बटे के नीचे। चूंकि यहां पर प्रतिशत निकालना है इसलिए 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए बटा बी की वैल्यू अभी हमने लाया 4/5, या फिर से वैल्यू रख सकते हैं, ए का वैल्यू 20,000, बी का वैल्यू 25,000 इंटू 100%। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आ जाएगा ये 5 दूनी 10, अर्थात यह आएगा 80%, अर्थात ए का वेतन बी के वेतन का 80% है। ए का वेतन बी के वेतन का 80% है। इसका मतलब ए का वेतन बी के वेतन का 80% है। इसका कहने का मतलब यह है कि ए का वेतन बी के वेतन का 80% है। अगर मैं इसको बोल रहा हूं 80%, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, अर्थात यहां पर बी होगा 100%। जिससे भी हम कंपैरिजन करते हैं उसको मान के चलते 100%। यहां पर निकल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 80% है। इससे इस बात का निष्कर्ष निकल रहा है कि ए का वेतन निकालना है बी के वेतन के कंपैरिजन में, तो बी को हमने माना 100% और इसके कंपैरिजन में यह है 80%, अर्थात बी के कंपैरिजन में यह 20% कम है। ध्यान दीजिएगा, इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। मान लीजिए प्रश्न पूछा जाता है, चौथा केस नंबर 4, इसी में ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहां पर पूछा जाता है कि ए का वेतन बी के वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है, कितना कम है। ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है, ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है। यहां पर प्रश्न पूछा गया है ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है, तो सिंपल आप डिफरेंस निकालिए, ए माइनस बी, जो कि आ जाएगा 25,000 में से 20,000। यहां पर आपको बी माइनस ए करना है, क्योंकि बड़ी एंटिटी से हम घटाएंगे छोटी एंटिटी को। हमेशा बड़ी एंटिटी से छोटी एंटिटी को घटाना है। तो यहां पर आ जाएगा ये 25,000 माइनस, यहां पर आएगा 25,000 माइनस 20,000, यह आ जाएगा आपका 5,000, यह आ गया 5,000 रुपए। यहां पर ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है, तो यह है 5,000 कम। यह मैंने निकाला इन टर्म्स ऑफ मनी। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यही प्रश्न पूछता है ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है।
तो ध्यान दीजिए, यहां पर निकालना है कितना प्रतिशत कम है, मतलब हमें कमी बताना है। तो कमी का सिंपल मतलब है डिफरेंस। तो यहां पर डिफरेंस है बी माइनस ए बटा, ध्यान दीजिएगा, ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो कम बताने के लिए हमें इसका डिफरेंस बताना है। किसके रेफरेंस में? तो बी के रेफरेंस में, अर्थात यहां बटे में लिखना है बी, इनटू प्रतिशत निकालना है तो इनटू मैंने कर दिया 100%, 100%। ध्यान दीजिएगा, बी माइनस ए बटा बी 100%। बी माइनस ए का मतलब है कि कमी बताया गया है, डिफरेंस बताया गया है, और चूंकि बी के रेफरेंस में बताना है इसलिए मैंने बटा लिखा बी। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर यह आ जाएगा कुछ, बी माइनस ए का मतलब है 5,000 रुपए बटा बी का मतलब है 25,000 रुपए, बी का मतलब है 25,000 रुपए इंटू 100%, अर्थात ये आ जाएगा आपका 3030 पचम 25, 5 दूनी 10, तो यह आ गया 20%। यह आ गया आपका 20%। ध्यान दीजिएगा, अर्थात ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, जो हमने यहां पर एक डिस्कशन में समझ लिया। क्योंकि जैसे यहां पूछा गया था ए का वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत है, जो कि आया था 80%, अर्थात मैंने चूंकि ए का वेतन निकाला है बी के कंपैरिजन में, अर्थात बी के वेतन को माना गया था 100%, तो इसके कंपैरिजन में ए का वेतन आया 80%। तो यहां रेफरेंस मैंने लिया था बी को, जिसको भी रेफरेंस लिया जाता है उसे माना जाता है 80, उसको माना जाता है 100%, और इसके कंपैरिजन में आया 80%। तो ये हमने निकाला ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, जो कि निकला 20%। मान लीजिए केस 2 को डिस्कस करते हैं, केस 2 वाइस वर्सा डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर हमने ए का वेतन स्वयं का कितना प्रतिशत निकाला, मान लीजिए मैं निकाल रहा हूं ए का वेतन, जैसे मैंने निकाला ए का वेतन वैसे मैं निकालने जा रहा हूं बी का वेतन स्वयं का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो यहां पर अगर मान लीजिए वेतन निकालना है बी का और बी से ही कंपैरिजन करना है, चूंकि प्रतिशत निकालना है इसलिए 100% से मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा 100%। कोई भी एंटिटी अपने आप में 100% होती है। केस नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां निकाला बी का ए का वेतन बी के वेतन कितना है, तो यहां मैं निकाल रहा हूं बी का वेतन ए के वेतन का कितना है, बी का वेतन ए के वेतन का कितना है। तो यहां पर निकलेगा, हमें निकालना है बी का वेतन इसलिए ऊपर लिखना है बी को, ए के रेफरेंस में निकालना है इसलिए बटा होगा ए। यहां ध्यान दीजिएगा, बी का वेतन है 25,000, डिवाइड करना है ए के वेतन से अर्थात 20,000, तो यह आ जाएगा 5 25 5 चौक 20, यह आ जाएगा 5/4। ध्यान दीजिएगा, आगे मान लीजिए मैं निकाल रहा हूं बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। अब यहां पर मैं प्रतिशत पूछ रहा हूं तो रहेगा वही, बी का वेतन निकालना है इसलिए ऊपर बी, चूंकि ए के रेफरेंस में निकालना है तो यहां पर बटा लिखेंगे ए। अगर प्रतिशत निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये तो निकाल चुके हम बी बाई ए की वैल्यू 5/4 इंटू 100%, यह आ जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20, यह आ जाएगा 125%। इसका मतलब यहां पर ध्यान दीजिए कि मैंने पूछा ए का वेतन बी का वेतन, मैंने यहां पूछा बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है, मैंने यहां पूछा कि बी का वेतन यहां पर ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, बी का वेतन पूछा किसके रेफरेंस में, ए के रेफरेंस में, जिसके भी रेफरेंस में पूछा जाता है उसे माना जाता है 100%, और बी का कितना आ गया इस अनुपात में 125%, अर्थात ए के कंपैरिजन में बी का वेतन 25% ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा कि इसी में केस नंबर 4 बी का वेतन ए के वेतन से
कितना अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। जब भी अधिक या कम पूछा जाए, आप हमेशा बड़े से छोटे को ही घटाना है, तो यहां पर होगा b माइनस ए, जो कि आएगा यहां से 25,000 माइनस 20,000, यह आएगा आपका 5,000 रुपए। ध्यान दीजिए, इन टर्म्स ऑफ मनी ये हमेशा सेम होगा। यहां पर ए जो है 5,000 कम है, बी ए 5,000 ज्यादा है। लेकिन प्रतिशत में देखिए क्या होगा। मान लीजिए मैंने पूछा बी का वेतन ए के वेतन से, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत, अब मैं प्रतिशत पूछ रहा हूं, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहां होगा, चूंकि अधिक या कम पूछे तो आपको डिफरेंस निकालना है किसके रेफरेंस में, ए के रेफरेंस में, तो बटा जाएगा ए इंटू 100%। तो बी माइनस ए की वैल्यू है 5,000 रुपए, किसके रेफरेंस में, ए के रेफरेंस में, अर्थात 20,000 रुपए के रेफरेंस में, इंटू 100%। 3030, 5 चौक 20, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यह आ गया आपका 25%। यहां तो हमने डिस्कस किया ही था कि ए के कंपैरिजन में बी जो है 25% ज्यादा है, और ये निकल गया 25%। तो ये हमने एक बेसिक डिस्कस किया। परसेंटेज का मतलब कोई भी एंटिटी अपने आप में 100% होती है, कोई भी एंटिटी अपने आप में 100% होती है। अब हम प्रतिशत के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम यहां पर परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम देखने जा रहे हैं परसेंटेज में टाइप 1 के प्रश्न। इसको हम टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। मान लीजिए ये आपका है x का a प्रतिशत निकलता है वैल्यू, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं x का मतलब मल्टीप्लाई x का a%, ये आपका है वैल्यू। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मैं a की बात कर रहा हूं, a किसी वस्तुओं की संख्या को प्रतिशत में रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहां पर जो वैल्यू होता है किसी वस्तु की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात ये ए जो है ये वस्तु की संख्या प्रतिशत रिप्रेजेंट कर रहा है, वस्तु की संख्या प्रतिशत को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वैल्यू जो होता है इसी वस्तु का संख्या को प्रदर्शित करता है, वस्तु की संख्या को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात यहां पर ये जो a है, यहां पर ये जो a है इसी का वैल्यू है, अर्थात यहां पर ये दोनों एंटिटी बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि लड़कों की संख्या प्रतिशत, तो ये है लड़कों की संख्या। मान लीजिए यहां पर मैं a को मैं कहता हूं लड़कों की संख्या प्रतिशत, तो यहां पर वैल्यू होगा लड़कों की संख्या, तो यह वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा लड़कों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात ये जो a है और ये जो वैल्यू है ये दोनों के दोनों सेम एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए a है लड़कियों की संख्या, मान लीजिए a है लड़कियों की संख्या प्रतिशत, मान लीजिए a है लड़कियों की संख्या प्रतिशत, तो ये वैल्यू है आपका लड़कियों की संख्या, तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये होगा लड़कियों की संख्या, अर्थात यहां पर ये दोनों एंटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मान लीजिए a है कच्चे आमों की संख्या प्रतिशत, कच्चे आमों की
संख्या प्रतिशत है। मान लीजिए यह है कच्चे आमों की संख्या प्रतिशत, तो यह वैल्यू है कच्चे आमों की संख्या, कच्चे आमों की संख्या। अर्थात ये दोनों एंटिटी, ये 1% और ये वैल्यू दोनों सेम एंटिटी होते हैं। ये एंटिटी का प्रतिशत है, जबकि ये एंटिटी का नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये है लड़कों की संख्या, तो ये होगा लड़कों की संख्या प्रतिशत, तो ये है लड़कों की संख्या। ये है लड़कियों की संख्या प्रतिशत, तो ये है लड़कियों की संख्या। ये है कच्चे आमों की संख्या प्रतिशत, तो ये है कच्चे आमों की संख्या। मान लीजिए ये है खराब आमों की संख्या प्रतिशत, तो ये होगा खराब आमों की संख्या। अर्थात इससे हमें यह पता चल गया कि ये दोनों एंटिटी हमेशा सेम होने चाहिए। यहां पर ये प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये सिंपली संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने जा रहे हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा प्रश्न है, 500 का कितना प्रतिशत, 500 का कितना प्रतिशत 50 होगा? 500 का कितना प्रतिशत 50 होगा? तो इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं x का a प्रतिशत ये आता है वैल्यू, x का a प्रतिशत ये आता है वैल्यू। यहां पर पूछा है 500 का कितना प्रतिशत 50 होगा, अर्थात 500 जो है ये x की वैल्यू है, का कितना प्रतिशत, तो मैंने लिख दिया a प्रतिशत 50 होगा, अर्थात वैल्यू हमें दिया है 50। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने डिस्कस किया कि ये दोनों एंटिटी बिल्कुल सेम होती है। मान लीजिए ये है लड़कों की संख्या, तो यह है लड़कों की संख्या प्रतिशत, यह है मान लो लड़कियों की संख्या, तो यह है लड़कियों की संख्या प्रतिशत, अर्थात ये दोनों एंटिटी बिल्कुल सेम होते हैं। जबकि ये कुल संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ये कुल संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 500 का a प्रतिशत, a प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100 बराबर 50। ये 2 0 कट गया, 5 इधर काट दीजिए, 5 10 में 50, तो a आ गया 10। ध्यान दीजिएगा कि a का यूनिट क्या है? प्रतिशत। a का यूनिट है प्रतिशत, तो यह हम लिखेंगे 10%। तो यहां आंसर आ रहा है a की वैल्यू 10, a का वैल्यू आ गया 10। मान लीजिए इसी प्रश्न को पूछता है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसी प्रश्न को पूछा है, प्रश्न नंबर 2 घुमाकर, कि 500 का 10%, 500 का 10% कितना होगा? मान लीजिए इसी प्रश्न को घुमा के पूछ दिया, 500 का 10% कितना होगा? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं x का a प्रतिशत ये होता है वैल्यू, x का a प्रतिशत होता है वैल्यू, x का मतलब है 500 का, यहां पर a प्रतिशत मतलब दिया हुआ है 10% बराबर हमें निकालना है वैल्यू। तो ये वैल्यू की वैल्यू हमने, इस वैल्यू का मान हमें निकालना है। तो 500 का 10%, ध्यान दीजिएगा 500 का 10%, 500 मतलब 500 इंटू यहां पर निकलने वाला है 10%, अर्थात 10 बटा यहां लिख सकते हैं आप 100। ध्यान दीजिएगा 10 बटा आप लिख सकते हैं 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100। 2 0 2 0 ये आ जाएगा आपका 5 10 में 50। ध्यान दीजिएगा, अर्थात इसका आंसर है 50। तो वैल्यू निकल गया हमारा 50, वैल्यू निकल गया हमारा 50। मान लीजिए प्रश्न नंबर 3 अगर इसी को घुमा के पूछ देता है, किस संख्या का 10% 10% 50 होगा?
किस संख्या का 10% 50 होगा। यहां में पूछ रहा है किस संख्या का 10% 50 होगा। मान लीजिए वह संख्या x है का 10% और ये है आपका वैल्यू, जैसे कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये है वैल्यू। हमें बोल रहा है किस संख्या का 10%, तो यहां लिख दीजिए 10%, 50 होगा, वैल्यू की वैल्यू दी हुई है 50%, ध्यान दीजिएगा। तो x इंटू 10% का मतलब होता है बटा 100 बराबर 50, 1 0 1 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का मान आ जाएगा आपका 500। मतलब मैंने यहां पर एक ही प्रश्न को 3 वैरायटी से 3 वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज निकाल कर आपको दिखाया। इसमें अगला वैरायटी देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में अगला क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न है एक टोकरी में 1200 आम है। एक टोकरी में 1200 आम है। यदि 400 आम पके हुए हैं, यदि 400 आम पके हुए हैं तो पके हुए आमों का प्रतिशत बताइए। तो पके हुए आमों का प्रतिशत बताइए। ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं एक टोकरी में 1200 आम है, 400 आम उसमें से पके हुए, मतलब 2 प्रकार के आम हैं, एक पके हुए आम और एक कच्चे आम। 2 कैटेगरी में यहां डिवाइड हो गया। कुल आमों की संख्या है 1200। यदि हम इसको सॉल्व करने जाते हैं, एक टोकरी में 1200 आम है, यदि 400 आम पके हुए हैं तो पके हुए आमों का प्रतिशत बताइए। इससे हमें समझ में आ गया कि एक टोकरी में 1200 आम है, इसमें 2 प्रकार के आम है, एक पके हुए आम और एक कच्चे आम। पके हुए आम है कुल 400 और इन्हीं का हमें प्रतिशत बताना है। तो इससे हम समझ गए कि कुल आमों की संख्या है 1200, पके हुए आम है 400। यहां पर पके हुए आम हमें दिया हुआ है 400। तो हम जानते हैं कि x का a% बराबर आता है वैल्यू। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर x है कुल आमों की संख्या, कुल आमों की संख्या। यहां पर x रिप्रेजेंट कर रहा है कुल आमों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एंटिटी हमेशा बराबर होते हैं। अगर यह है लड़कों की संख्या प्रतिशत तो यह है लड़कों की संख्या, यह है लड़कियों की संख्या प्रतिशत तो यह है लड़कियों की संख्या, यह है मान लीजिए पके हुए आमों की संख्या प्रतिशत तो यह है पके हुए आम की संख्या। ध्यान दीजिएगा, यह एंटिटी हमेशा बराबर होते हैं। तो यह है पके हुए आमों की संख्या प्रतिशत, यह है पके हुए आमों की संख्या प्रतिशत, जबकि यह है पके हुए आमों की संख्या, पके हुए आमों की संख्या, यह है पके हुए आमों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए x जो कुल आमों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह है 1200 इनटू, यहां पर लिखा है यदि 400 आम पके हुए हैं, अर्थात पके हुए आमों की संख्या है 400 और यहां पर निकालना है पके हुए आमों की संख्या का प्रतिशत। यह हमने मान लिया a%, इसी को सॉल्व करना है। तो 1200, बस ध्यान रखना है कि ये दोनों एंटिटी सेम होना चाहिए। अगर यह है कच्चे आमों की संख्या प्रतिशत तो यह होगा कच्चे आमों की संख्या, अगर यह है पके हुए आमों की संख्या प्रतिशत तो यह होगा पके हुए आमों की संख्या इनटू a%। प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100 बराबर ये है 400। यहां 2 0 कटा, यहां पर हम काट सकते हैं, इसको हम बटे के नीचे भी ला सकते हैं या डायरेक्टली यहां से काट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्टली यहां से काट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 1 4,
ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो ये a बराबर आ जाएगा 100/3, अर्थात ये आएगा 33.33%। ये आएगा 33.33%, अर्थात 33.33% जो आम है वो है पके हुए आम। ये है पके हुए आम, ध्यान दीजिएगा, ये आपके है पके हुए आम, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यही प्रश्न को इस प्रकार से पूछ देता कि एक टोकरी में 1200 आम है, यदि 400 आम पके हुए हैं, तो अब हमें पूछ देता, मान लीजिए कच्चे आमों का प्रतिशत बताइए। कच्चे आमों की, मान लीजिए हमसे पूछ देता कच्चे आमों का प्रतिशत बताइए, कच्चे आमों का प्रतिशत बताइए। तो दो तरीके हैं, या तो आप यहां पर 400 पके हुए आम दिया हुआ है, यहां पर आपको 400 पके हुए आम दिया हुआ है, अर्थात आप जब भी यहां पर 400 पके हुए आम दिया हुआ है तो यहां से जो प्रतिशत निकलेगा वो डेफिनेटली पके हुए आम का ही निकलेगा। तो यहां पर आप इतना लाने के बाद यहां पर 100 से इसे माइनस कर सकते हैं। ये जो a निकल रहा है, ये निकल रहा है आपका पके हुए आमों की संख्या प्रतिशत, ये निकला है आपका पके हुए आमों की संख्या प्रतिशत निकला है आपका a की वैल्यू 33.33%। अब आपको निकालना है कच्चे आमों की संख्या प्रतिशत। तो सिंपली हम जानते हैं कि टोकरी में दो प्रकार के आम है, कच्चे आम पके आम, दोनों को जोड़ने पर आएगा 100%। तो कुल संख्या ये जो 1200 है ये अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट करती है। 100% माइनस 33.33%, ये आ जाएगा लगभग आपका, ये आएगा 7, ये आएगा 6, ये बचेगा आपका 99, तो ये हो जाएगा 66। तो ये होगा कच्चे आमों की संख्या प्रतिशत 66.66%। ध्यान दीजिएगा। आगे हम मान लीजिए इसी प्रश्न को ऐसा ना सॉल्व करके दूसरे तरीके से सॉल्व करते, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यह बोल रहा है एक टोकरी में 1200 आम हैं, यह मैंने पहले तरीके से सॉल्व किया, अब मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूं। मान लीजिए पूछा है एक टोकरी में 1200 आम है, यदि 400 पके हुए आम है, लेकिन यहां प्रतिशत पूछ रहा है कच्चे आमों का, तो कच्चे आमों का प्रतिशत बताइए। तो आप सिंपली यहां पर ऐसा कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर सिंपली ऐसा कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं, जैसा हम जानते हैं x का a% होता है वैल्यू। अब यहां पर ध्यान दीजिए, x जो है यह है कुल आमों की संख्या, कुल आमों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह कुल आमों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको प्रतिशत निकालना है, कच्चे आमों का प्रतिशत बताइए। तो मान लीजिए मुझे कच्चे आमों का ही निकालना है, और मैं कच्चे आमों को यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, कच्चे आमों का संख्या प्रतिशत, यह हमें निकालना है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे, ये दोनों एंटिटी आपस में बराबर होती है, ये एंटिटी और ये एंटिटी आपस में बराबर होती है, तो हम यहां लिखेंगे कच्चे आमों, ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, कच्चे आमों की संख्या, कच्चे आमों की संख्या, कच्चे आमों की संख्या, क्योंकि ये दोनों एंटिटी बिल्कुल सेम होता है, ये संख्या है जबकि ये संख्या प्रतिशत है। तो यहां पर कुल आमों की संख्या है 1200 इनटू कच्चे आमों की संख्या प्रतिशत हमें निकालना है। ए को मैंने मान लिया कच्चे आमों की संख्या प्रतिशत, तो कच्चे आमों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो 400 आम दिया है ये पके हुए आम है, तो कच्चे आमों की संख्या निकलेगा 1200 में से अगर हम 400 घटा दे तो ये आ जाएगा 800 कच्चे आमों की संख्या। इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं सॉल्व करके, 1200 इंटू ए बटा प्रतिशत का मतलब है बटा 100 बराबर है 800। सॉल्व कर दीजिए, 2 0 2 0, यहां पर 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा a बराबर 200 बटा
प्रतिशत। प्रतिशत मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ए का यूनिट है प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा। इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 66.67%। तो ये भी एक तरीका है। तो यहां पर इसी प्रश्न को मैंने अलग तरीके से डिस्कस किया। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं इसी टाइप के अंतर्गत। 1 के अंतर्गत हम अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक विद्यालय में 40% लड़के हैं। एक विद्यालय में 40% लड़के हैं। यदि लड़कों की कुल संख्या 360 है तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। एक विद्यालय में 40% लड़के हैं। यदि लड़कों की कुल संख्या 360 है तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यहां पर हम जान रहे हैं विद्यालय में 2 प्रकार के जेंडर है, एक है लड़के और एक है लड़कियां। अर्थात लड़कों तथा लड़कियों को मिलाकर बनेगा विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या। जैसा कि हमने मान लिया x जो कि कुल विद्यार्थियों की संख्या है। यदि मान लीजिए यहां पर आपको A%, कुल संख्या का A% अगर हम निकालते हैं तो यह आता है हमेशा वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एंटिटी अपने आप में बराबर होता है। चूंकि यहां पर हमें लड़कों की संख्या दिया हुआ है अर्थात वैल्यू हमें प्राप्त है कितना? 360 जो कि है लड़कों की संख्या। तो यहां पर प्रतिशत वाले सेक्शन में आएगा सेम एंटिटी, यह आएगा लड़कों की संख्या प्रतिशत। ये दोनों एंटिटी हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ये x रिप्रेजेंट कर रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, इनटू, ध्यान दीजिएगा, जो एंटिटी ये दिया हुआ है हमें प्रश्न में, इसके आधार पर इसको हम लिखेंगे। अर्थात यहां वैल्यू दिया है लड़कों की कुल संख्या 360, तो ये होगा लड़कों की संख्या प्रतिशत, ये होगा लड़कों की संख्या प्रतिशत। ये दोनों एंटिटी आपस में बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा लड़कों की संख्या, ये है लड़कों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये आएगा लड़कों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या जैसे कि हमने मान लिया है, इसी को हमको कैलकुलेट करना है, ये हमने मान लिया x। ध्यान दीजिएगा, ये लड़कों की संख्या जो हमें दी हुई है 360। ये एंटिटी और ये एंटिटी आपस में बराबर होता है। ये है लड़कों की संख्या प्रतिशत और लड़कों की संख्या प्रतिशत है 40%। ये दोनों एंटिटी आपस में बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये लड़कों की संख्या है 360 और लड़कों की संख्या प्रतिशत है 40%। ये एंटिटी हमेशा बराबर होते हैं। ये दोनों वैल्यू सेम है, ये संख्या में है जबकि ये प्रतिशत में है। तो x का 40% मतलब 40% का मतलब बटा 100 बराबर आएगा 360। यहां पर आप काट सकते 1010 या ये भी काट सकते थे ऊपर नीचे। ये आ जाएगा 4 निया 36, तो ये आ जाएगा x बराबर 900, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 900। अर्थात विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 900, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 900। मान लीजिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता और ऐसा जाता, यदि एक विद्यालय में 40% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या, अब यहां जेंडर चेंज कर दिया प्रश्न में, यदि लड़कियों की कुल संख्या 360 है तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों
तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर संख्या दिया है लड़कियों की जबकि प्रतिशत दिया है लड़कों का। तो यहां मैंने पहले ही कहा कि ये दोनों एंटिटी आपस में बराबर होने चाहिए। आपको जो संख्या दिया हुआ है उसके आधार पर आप लीजिए। यहां पर हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या प्रतिशत, लड़कियों की संख्या प्रतिशत, लड़कियों की संख्या, यहां हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या। तो इसी आधार पर आएगा यहां पर लड़कियों की संख्या प्रतिशत, यह है लड़कियों की संख्या, तो यह आएगा लड़कियों की संख्या प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एंटिटी हमेशा बराबर होते हैं। चूंकि हमें यहां लड़कियों की कुल संख्या दिया हुआ है तो इस आधार पर प्रतिशत में हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, अब हम यहां पर ध्यान देते हैं, अब हम यहां पर ध्यान देते हैं। चूंकि हमने मान लिया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या x, यहां पर लड़कियों की संख्या दिया है 360, तो वैल्यू में लिखिए 360। चूंकि यहां पर होगा लड़कियों की संख्या प्रतिशत, क्योंकि ये दोनों एंटिटी सेम होते हैं, लेकिन हमें विद्यालय में दिया है 40% लड़के हैं। तो जब 40% लड़के हैं तो 100 से माइनस कीजिए, अर्थात 60% लड़कियां होंगे। यही हमें ध्यान देना है, अर्थात ये वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग बैठाएंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 60%, 60% का मतलब होता है बटा 100, तो यह आ जाएगा 360, 1010, 6 छक 36, अर्थात x बराबर 600, अर्थात विद्यालय में कुल 600 छात्र है। इस विद्यालय में हुए कुल 600 छात्र। तो यह हमने एक वैरायटी को चेंज करके डिस्कस किया। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, एक व्यक्ति की कुल आय 25,000 रुपए है। एक व्यक्ति की कुल आय 25,000 रुपए है। यदि उसका प्रति माह खर्च 80% है तो खर्च हुए रकम या राशि कितनी होगी? मान लीजिए प्रश्न है, एक व्यक्ति का कुल आय है 25,000 रुपए, प्रति माह 80% खर्च करता है, तो उसे खर्च हुए रकम ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि x का a प्रतिशत होता है वैल्यू, ये दोनों एंटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर ये कुल आय को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुल आय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर हमें खर्च का प्रतिशत बताया है और खर्च का ही रकम पूछना है, तो यहां पर खर्च की राशि या रकम, और यह होगा खर्च की राशि का प्रतिशत, खर्च की राशि का प्रतिशत, यह होगा खर्च की राशि का प्रतिशत। अर्थात ये दोनों एंटिटी हमेशा बराबर होते हैं। यह है खर्च की राशि, तो यह है खर्च की राशि का प्रतिशत। एक व्यक्ति की कुल आय है 25,000 रुपए, तो कुल आय को रख दीजिए 25,000 इंटू, यहां पर प्रति माह खर्च का प्रतिशत दिया हुआ है 80%, तो हमें निकालना है खर्च की राशि, तो यह निकल जाएगा खर्च की राशि। ध्यान दीजिएगा, यह आप निकाल सकते हैं खर्च की राशि बराबर 25,000 इंटू 80%, मतलब 80/100, ये 20, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यह आ जाएगा कुछ आपका 8 पंचे 40, 40 का 0 हासिल है 4, 8 दूनी 16, 4 20, ध्यान दीजिएगा 16, 4 20, और ये एक 0, तो यह आ जाएगा कुल 20,000 रुपए। तो यह हमें प्राप्त हुआ 20,000 रुपए। तो एक व्यक्ति की कुल आय 25,000 रुपए है, यदि उसका प्रतिमाह खर्च 80% था तो खर्च की रकम बताना था। मान लीजिए यही प्रश्न पूछ दिया तो
बचत की राशि बताइए, तो बचत की राशि कितनी होगी, अर्थात उसने कितने रुपए का बचत किया। मैंने पहले ही कहा है यहां पर खर्च की राशि रहेगी तो यहां पर खर्च की राशि प्रतिशत होगा, अगर यहां पर बचत की राशि पूछेंगे तो यहां पर बचत की राशि प्रतिशत होगा। तो ये एंटिटी दोनों सेम होना चाहिए। तो मुझे चाहिए बचत की राशि प्रतिशत, तो यहां पर होगा बचत की राशि, बचत की राशि। ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कुल आय है 25,000 रुपए, बचत की राशि, ध्यान दीजिएगा यहां पर, लेकिन ये खर्च की राशि प्रतिशत दिया है। तो बचत की राशि ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है, बचत की राशि ये हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, बचत की राशि प्रतिशत, जबकि प्रतिशत दिया खर्च की राशि प्रतिशत। कुल रकम में 80% खर्च है तो 100 में से माइनस कीजिए, अर्थात 20% होगी बचत की राशि प्रतिशत। तो निकालिएगा बचत की राशि बराबर यह आएगा 25,000 इंटू 20% का मतलब बटा 100, 2020, तो यह आ जाएगा 25 दूनी 50, ये 2 1 0 1 0, यह आएगा 5,000 रुपए, अर्थात उसके पास 5,000 रुपए की बचत होगी। इसी को हमने दूसरे तरीके से ज्ञात। मान लीजिए प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मान लीजिए प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 40% बचत करता है, 40% बचत करता है, यदि वह प्रति माह 12,000 रुपए खर्च करता है तो उसकी कुल आय कितनी होगी, तो उसकी कुल आय कितनी होगी, यह हमें डिस्कस करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम जानते हैं कि x का a% बराबर होता है वैल्यू। ये दोनों एंटिटी हमेशा बराबर होने चाहिए, अर्थात x रिप्रेजेंट कर रहा है कुल आय को इनटू, यहां पर हमें दिया है खर्चा 12,000 रुपए, तो इसको हम लेकर चलेंगे खर्च की राशि, तो ये हो जाएगा खर्च की राशि प्रतिशत, क्योंकि ये दोनों एंटिटी आपस में बराबर होते हैं, खर्च की राशि प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, कुल आय जो हमें कैलकुलेट करना है ये हमने x मान लिया, खर्च की राशि प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा खर्च की राशि दी हुई है 12,000 रुपए, इसको रख दीजिए 12,000 रुपए, लेकिन खर्च की राशि प्रतिशत नहीं दिया है, हमें 40% का बचत दिया हुआ है। 100 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60% का खर्च, तो x का 60% मतलब 60 बटा प्रतिशत का मतलब बटा 100 बराबर ये आएगा 12,000 रुपए। इसको हम यहां पर काटेंगे 0 से 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये 2 0, तो x बराबर आ जाएगा 20,000 रुपए, अर्थात उस व्यक्ति का कुल वेतन है 20,000 रुपए, उस व्यक्ति का कुल वेतन है 20,000 रुपए। हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज में टाइप 2 से संबंधित प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 से संबंधित प्रश्न को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है, राम के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, राम के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, फिर बढ़े हुए वेतन में से 20% की कमी की गई,
20% की कमी की गई। तो बताइए राम के वेतन में, तो बताइए राम के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, वृद्धि या कमी हुई, यह हमें ज्ञात करना है। कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। सबसे पहले कहा जा रहा है कि राम के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, फिर बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी की गई। ध्यान दीजिएगा, राम के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, अर्थात राम का वेतन जितना भी है, कोई भी एंटिटी अपने आप का 100% होता है। हमें ज्ञात करना है राम के वेतन में वृद्धि प्रतिशत या आएगा कमी प्रतिशत। राम के वेतन में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत। राम का वेतन अपने आप में है 100%। कोई भी एंटिटी अपने आप में 100% होता है, तो राम का वेतन है अपने आप में 100%। पहले किया जा रहा है राम के वेतन में 20% की वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, राम का वेतन अपने आप में 100% है, इसमें 20% की वृद्धि की जा रही है, अर्थात यह हो जाएगा 120%। फिर बढ़े हुए वेतन, अब जो भी बढ़ा हुआ वेतन आएगा वो राम का ही वेतन होगा, अर्थात राम का वेतन फिर से अपने आप का होगा 100%। अब बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी की जा रही है। ये जो बढ़ा हुआ वेतन है अपने आप राम का, ये अपने आप में 100%, इसमें 20% की कमी की जा रही है, अर्थात राम का कुल वेतन है 100%, इसमें 20 की कमी की जा रही है, तो ये हो जाएगा 80%। यह है 100%। ध्यान दीजिएगा, 120% का मतलब है बटा 100 इंटू 80% का मतलब है बटा 100, 2020, ये 10101010, 12 अट्ठे 96, तो ये आ गया 96%। ध्यान दीजिएगा कि राम का प्रारंभिक वेतन था 100% और 20% बढ़ाने के बाद और लास्ट में 20% घटाने के बाद अल्टीमेटली राम का वेतन हो गया 96%, अर्थात प्रारंभिक वेतन से 4% की हो गई कमी। तो यह है आंसर, राम के वेतन में ओवरऑल हो गया 4% की कमी। मान लीजिए यही प्रश्न ऐसा आता है कि राम के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, फिर बढ़े हुए वेतन में 20% की, बढ़े हुए वेतन में 20%, फिर बढ़े हुए वेतन में 20% की वृद्धि की गई, बढ़े हुए वेतन में 20% की वृद्धि की गई। ध्यान दीजिएगा, इसी में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया। कहा जा रहा है कि राम के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, अर्थात 120%, फिर बढ़ा हुआ वेतन फिर से अपने आप में हो जाएगा 100%, और इसमें फिर से 20% की वृद्धि की जा रही है, मतलब 120। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 100% इंटू 120 बटा, प्रतिशत का मतलब है बटा 100, इंटू 120, प्रतिशत का मतलब है बटा 100। ये 20, ये 20, 10 10 10 10, 12 गुणित 12 होगा 144। ये प्रतिशत का साइन एज इट इज उतार दीजिए, अर्थात ओवरऑल राम का वेतन था 100% और यहां पर अब आ गया 144%। ओवरऑल राम के वेतन में 44% की हो गई वृद्धि। राम के वेतन में 44% की हो गई वृद्धि। मान लीजिए इस प्रश्न को मैं ऐसा चेंज करता हूं, राम के वेतन में 20% की कमी की गई। राम के वेतन में 20% की कमी की गई। राम के वेतन में 20% की कमी की गई। फिर घटे हुए वेतन में 20% की वृद्धि की गई। तो बताइए राम के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा,
राम का जो भी वेतन था उसमें 20% की कमी की गई। राम का जो भी वेतन था उसमें 20% की कमी की गई, अर्थात यह हो गया 80%। फिर घटे हुए वेतन में 20% की वृद्धि की गई, अर्थात यह हो जाएगा 100 में 20 जोड़ेंगे 120%। 100% इंटू 80/100 इंटू ये आएगा 120/100। 20 ये 20 यहां से कट जाएगा, 12×8 = 96। अर्थात प्रारंभ के अपेक्षा में 4% की यहां भी हो गई कमी। 4% की हो गई कमी, यहां पर हुआ 4% की कमी। मान लीजिए इस सिनेरियो को मैं थोड़ा चेंज करता हूं। राम के वेतन में 10% की कमी की गई, फिर घटे हुए वेतन में 20% की वृद्धि की गई, तो राम के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई? ध्यान दीजिएगा, 100% राम का वेतन है, इसमें 10% की कमी की जा रही है, मतलब 90%। फिर घटे हुए वेतन में 20% की वृद्धि की जा रही है, अर्थात 120%। यह आपका है 100% इंटू ये आपका है 90/100 इंटू 120/100। 20 ये 20 यहां से काटेंगे, 12×9 108%। पहले वेतन था राम का 100%, अब हो गया 108%, मतलब 8% की हो गई वृद्धि। ये हो गई ओवरऑल 8% की वृद्धि। लास्ट सिनेरियो, राम के वेतन में 10% की कमी की गई, फिर घटे हुए वेतन में 10% की और कमी की गई, 10% की और कमी की गई। तो बताइए राम के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले राम के वेतन में 10% की कमी की गई, अर्थात 90%। इसके बाद 10% की और कमी की गई, तो यह हो जाएगा 90%। ओवरऑल ये आएगा 100% इंटू 90/100 इंटू ये होगा 90/100। ये 20 ये 20 10 9 ध्यान दीजिएगा, 9 आएगा आपका 81%। तो यहां पर ओवरऑल यहां पर 100% था और ये आ गया आपका 81%, अर्थात यहां पर कुल हो गया 19% की कमी। ओवरऑल हो गया 19% की कमी। इसी को हम दूसरे वैरायटी से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला वैरायटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में। मान लीजिए प्रश्न है, आयत की लंबाई, मान लीजिए प्रश्न है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई तथा आयत के चौड़ाई में 10% की कमी की गई, 10% की कमी की गई, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, हमें यहां देखना है आयत के क्षेत्रफल में या तो वृद्धि होगी या आयत के क्षेत्रफल में कमी हो गई। तो हमें निकालना है या तो वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत। सबसे पहले देखिए, आयत का क्षेत्रफल अपने आप में होगा 100%। सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की गई, अर्थात 120%। उसके बाद आयत के चौड़ाई में 10% की कमी की गई, अर्थात यह होगा 100 में से 10 जाएगा, यह आपका आएगा 90%। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 100% इंटू 120/100 इंटू 90/100। 20 यहां से ये 20
12 निया 108, अर्थात ओवरऑल 8% की वृद्धि होगी, अर्थात क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि होगी। मान लीजिए इसी प्रश्न को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा आयत के चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि की गई, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पर आयत के क्षेत्रफल में पहले 20% की वृद्धि की जा रही है, मतलब 120%, और आयत के चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, अर्थात 110%। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 100% इंटू 120/100 इंटू 110/100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये आ जाएगा इस प्रकार से। 12 इंटू 11 करेंगे तो यह आएगा 132%, अर्थात यहां 100 के रेफरेंस में यह आया 132%, अर्थात क्षेत्रफल में होगा 32% की वृद्धि। तो यह हमने डिस्कस किया परसेंटेज से रिलेटेड टाइप 2 के प्रश्न।